महारानी एलिजाबेथ की अंतिम विदाई में लंदन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल वेस्टमिंस्टर एबी में किया जाएगा अंतिम संस्कार, लोगों की उमड़ी भीड़। मिशन 2023 में जुटी एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल करेंगे मैराथन बैठकें, जिला प्रभारी सह प्रभारियों के साथ करेंगे चर्चा। आज बालोद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुंडरदेही, डोंडी, लोहारा, संजारी में जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बूथ स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों से भी करेंगे चर्चा। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों पर चला प्रशासन का डंडा। 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, नियमों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई। एमपी में एक बार फिर शुरू हुआ भारी बारिश का दौर। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिले में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर सुकमा से है, जहां जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम लगाया था, लेकिन जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि जवानों ने आईईडी बम को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस समय की। अदलमपल्ली के जंगल में जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से इस समय, जहां जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम को लगाया था, लेकिन जवानों ने समय रहते आईईडी बम को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है। तो जवानों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो जवानों ने आईईडी बम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है, पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम को लगाया था, लेकिन समय रहते जवानों ने आईईडी बम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय की, और ये तस्वीर हम आपको सीधा सुकमा से दिखा रहे हैं इस समय, जहां जवानों ने आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया है। तो जवानों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। सुकमा से मेरे सहयोगी शिवा यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, ये कब की घटना? जी, मैं आपको बता दूं कि यह सुकमा जिले का अदलमपल्ली क्षेत्र है, जो कि अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सीआरपीएफ 74 वाहिनी के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे। वहीं नक्सलियों के द्वारा जंगल के बीच में एरिया डोमिनेशन की टीम को निशाना बनाने के लिए आईईडी बम लगाया गया था। हालांकि समय रहते जवानों की नजर उस पर पड़ी और जवानों ने उसे सुरक्षित तरीके से सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के बीडीएस टीम ने मौके पर निष्क्रिय किया और नक्सलियों के एक मंसूबों को फैल करते हुए वह आईडी को मौके पर ही विस्फोट कर निष्क्रिय किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और आज से 21 सितंबर तक बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। तो गुंडरदेही, डोंडी, लोहारा, संजारी में जनता से मुलाकात करते हुए सीएम नजर आएंगे। तो सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं योजनाओं का जनता से फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। आज से 21 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और बालोद जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं और साथ ही योजनाओं का जनता से फीडबैक भी सीएम लेते हुए नजर आएंगे। गुंडरदेही, डोंडी, लोहारा, संजारी से जनता से भेंट मुलाकात करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी के गुंडरदेही विधानसभा भेंट मुलाकात में आना तय हो गया। काली आई पूरा क्षेत्र के जनता, जनप्रतिनिधि सब आँख बिछाए देखा थे कि हमारे मुखिया कब ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जन विश्वास रहते मुखिया के ऊपर, परिवार के जैसे मुखिया के ऊपर एक सब परिवार के विश्वास रहते, उसने क्षेत्र के जनता के भी हमारे मुखिया के ऊपर विश्वास है। जब वही तो कोई न कोई काम के सौगात यहाँ दे के जाए और हमारा पूरा विश्वास है
कि जिन हिसाब से पूरा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरा चलत है और वहाँ पूरा विकास के गंगा बहात है, उसने हमारे गुंडरदेव विधानसभा में घलो मुखिया के आशीर्वाद ले बड़ा कन विकास के काम हुई, ये हम लोग पूरा विश्वास है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है जिसमें वो लोगों से मिलेंगे, ग्राउंड स्तर पर विकास, प्रशासन, योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने का जैसा उनका कार्यक्रम रहता है वही रहेगा। और ज़िले में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लोगों की समस्याएं मिलती हैं तदनुसार कई घोषणाएं, कई विकास के काम स्वीकृत किए जाते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा पाएगा। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बलौदा बाजार दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम फिर से शुरू हो चुका है और आज से वे 4 दिन के लिए बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। तो इसके लिए आज वो रायपुर से 11:30 बजे बालोद के लिए रवाना होंगे और वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का जो है वो दौरा करेंगे। डोंडी लोहारा, संजारी बालोद है, गुंडरदेही है, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों का ये दौरा रहेगा 4 दिनों में। आज की यदि मैं बात करती हूँ तो मुख्य रूप से आज जो है वो बालोद के डोंडी लोहारा में जो है आज विधानसभा क्षेत्रों का दौरा रहेगा जो 12 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है जहां पर वे आम जन से जो है सीधे रूबरू होंगे और जो सरकारी योजनाओं की फीडबैक लेंगे, अब योजनाओं का किस स्तर पर काम हो रहा है इसकी भी जांच लेंगे, सरकारी योजनाओं का किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है इसके लिए जो है अधिकारियों की बैठक भी वो लेंगे। तो आज के ये कार्यक्रम रहेंगे। वहीं जो है आज रोड शो भी एक बड़ा बालोद में वो देखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शाम को 4 बजे ये रोड शो रहेगा। वहीं जो है शाम 7 बजे जो है वो अधिकारियों की बैठक भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लेते नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है वो 4 दिनों तक चलते रहेगा और अलग अलग दिन जो है ये अलग अलग विधानसभा के दौरे पर हैं और वहां पर लोगों से भी फीडबैक सरकारी योजनाओं को लेकर लेते हुए नजर आएंगे। ने हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही रायपुर से, जहां पीसीसी नेताओं की अहम बैठक है। आज राज्य के चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री साहू और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो संगठन, चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो यह बड़ी खबर है जहां पीसीसी नेताओं की अहम बैठक आज होने वाली है। तो राज्य के चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे और बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। तो मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, आज पीसीसी नेताओं की अहम बैठक है, कब से ये बैठक शुरू होगी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आज पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक है, राजीव भवन में होनी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और मुख्य रूप से इसमें जो है शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे, गृह मंत्री शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो कि छत्तीसगढ़ दौरे पर है वो भी इसमें शामिल होंगे और जो 310 डेलीगेट्स चुने गए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों की यदि मैं बात करती हूँ तो संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके लेकर अब जो है आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की कवायद यहाँ पर नजर आ रही है। उसी को लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही जो है डेलीगेट्स भी चुने जाएंगे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो 38 कांग्रेस प्रतिनिधि भी इसमें चुने जाएंगे। इसके साथ ही जो है तो ये जो भी आज तय होगा बैठक में वो खास तौर से आला कमान को सौंपा जाएगा और आला कमान फिर फैसला लेगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा और कौन जो 38 डेलीगेट्स के नाम दिए जाएंगे उसको मुख्य रूप से आला कमान ही जो है वो जारी करेगा। उसके बाद से ये जो आज तय होंगे नाम, ये जो 18 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस के लिए वो इसमें वोट कर सकेंगे। तो आगामी चुनाव के मद्देनज़र आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जो है आज इस समय जो है मुहर लग सकती है। तो इस तरीके से आज ये बैठक 10 बजे से शुरू होगी और जो है 1 से 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी और आज जो भी फैसला होगा वो आला कमान को भेजा जाएगा और उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए ये जो डेलीगेट्स है वो चुने जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
खबर राजनांदगांव से है, जहां रमन सिंह ने जिला बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के सालगिरह पर शहर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन में रमन सिंह ने शिरकत की और वहीं रमन सिंह ने कहा कि साउथ अफ्रीका के नामीबिया से 70 साल बाद चीतों को लाया गया है, तो नेशनल पार्क में चीतों का होना गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में डिसीजन लिया, भूपेश बोलता है हमने कर दिया। और तुमने तो आज़ादी से लेकर आज तक 1947 से 2022 तक आते आते उनके मात्रात्मक त्रुटि में जिसमें लाखों लोग प्रभावित थे, कुछ नहीं किया। मुझसे प्रश्न पूछा कि डॉक्टर रमन ने क्यों नहीं किया। डॉक्टर रमन ने तुरंत निर्णय लिया और ऐसे 12 जाति के 25 लाख से ज़्यादा लोगों का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाना शुरू किया। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रायपुर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़ा में आमजनों को 2 अक्टूबर तक कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी और सेवा पखवाड़ा की शुरुआत रायपुर के मैग्नेटो मॉल में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। तो फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी गई कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व कैसा था। तो वहीं उनकी 210 योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया। विश्व का एक ऐसा नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनके जन्मदिन पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन और उनके सेवा के काम लगातार भारत को और पूरे विश्व को ऐसे ही मिलते रहें। हमारी उनके दीर्घायु जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं और बधाई हैं। धन्यवाद। उनके जीवन के बचपन से लेकर और अभी तक के कार्यकाल की फोटोग्राफ्स प्रदर्शनी लगाई गई है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, उनका हम सब जन्मदिन मना रहे हैं और सेवा के माध्यम से मना रहे हैं कि हम जो है, हमारी सेवाएं जो है किसी के जीवन की रक्षा के लिए आए। ये रक्तदान शिविर लगाया है, ऐसे अनेक काम जो है उसमें जल संरक्षण का काम करेंगे, तालाब सफाई का काम करेंगे, स्वच्छता अभियान का काम होगा। तो ऐसे काम से जो है कहीं न कहीं उस क्षेत्र की प्रगति हो, लोगों में संदेश जाए। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग मिलकर जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी पार्षद दल और नगर मंडल ने नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी नेताओं ने सामान्य सभा को जल्द आहूत करने के लिए नगर निगम अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है और नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि सामान्य सभा 6 महीने पहले आयोजित की गई थी और 6 महीने तक सामान्य सभा नहीं बुलाना गंभीर लापरवाही है। और इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर सफीरा साहू और अध्यक्ष कविता साहू के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही कार्यों में लापरवाही और जनता के सवालों से बचने के लिए चर्चाओं से दूरी बनाकर बहानेबाजी की जा रही है। तो नगर निगम अध्यक्ष को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर है इस समय जगदलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष का सत्ता पक्ष पर आरोप भी जो है वो सामने आया है। इससे पहले 2 साल तक कोरोना का बहाना और इसके बाद अब 6 महीने से कोई सामान्य सभा नहीं। विशेष सम्मेलन में कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का और अन्य पिछड़ा वर्ग का सूची का अनुमोदन होना था, वो इन सब की लापरवाही के कारण आज तक हो नहीं पाया है, जिस कारण से एक बड़ा वर्ग का, समाज के बड़े वर्ग का, जिनको सामान्य लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की निकम्मी सरकार सो रही है। इनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और नगर मंडल का आंदोलन यहाँ पे किया गया। खबर जगदलपुर से है, जहां राम वनगमन परिपथ में शामिल दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया पाथवे निर्माण के 8 महीने के अंदर ही धंसने लगा है। 92 लाख की लागत से पाथवे पर पेंटिंग और लाइटिंग का काम किया गया था। नगर निगम में बीजेपी की सरकार के दौरान करोड़ों की लागत से दलपत सागर में कई काम करवाए गए थे, लेकिन आज नगर निगम के कामों का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं तालाब
में जलकुंभी की समस्या का भी कोई हल नहीं दिख रहा है। तो जगह जगह पाथवे में पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो वहीं मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। जो राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया केंद्र से चलता है और 85 पैसा पहुंचता ही नहीं है, 15 पैसा पहुंचता है। तो एक जो कांग्रेसी नेता है और अफसर है उसको चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मात्र 15 पैसे का काम हुआ और 85 पैसा हड़प लिया गया है। जैसे जैसे अब उसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है तो दलपत सागर भ्रष्ट नेताओं के कमाई का साधन, भ्रष्ट अधिकारियों के कमाई का साधन बनकर रह गया है। हमारे कार्यकाल में ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाला कहानी नहीं होगा, चूंकि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और सही काम हो रहा है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना। वो हम यदि दिन को दिन बोलेंगे तो भी बोलेंगे नहीं ये दिन नहीं है, अभी शाम हो रहा है, रात हो जाएगा। और वैसे भी इनकी आपसी गुटबाजी के कारण दलपत सागर में यदि कोई काम होता है तो नेता प्रतिपक्ष के पेट में दर्द होता है। बस्तर दशहरा की पहचान रथ निर्माण की शुरुआत शुक्रवार को सिरासार चौक पर की गई। बता दें कि बेड़ा उमरगांव के 150 कारीगर 8 चक्कों को विशाल रथ के निर्माण में जुटे हुए हैं। तो रथ निर्माण के लिए झीरम के जंगलों से 50 घन मीटर साल की लकड़ी लाई गई। तो बस्तर दशहरा के दौरान प्रमुख रूप से 14 पूजा विधान पूरी की जाती है और इनमें बारसी उतरानी पूजा विधान प्रमुख है। तो रीति के मुताबिक रथ बनाने के लिए लाई गई लकड़ियों को बंसूला से काटने का काम शुरू किया गया और इस मौके पर रथ बनाने का इस्तेमाल पारंपरिक औजारों की पूजा की गई। और इस मौके पर भारी तादाद में कारीगर और बस्तर दशहरा समिति के सदस्य मौजूद रहे। जो पहली बार जो आज रथ बनाने के लकड़ियों में उतरा या मारा गया, इसको रथ बनाने का काम शुरू करने के पहले इन्होंने परंपरा अनुसार जो इन्होंने पूजा विधान किया, इसमें अंडा, लाई, चना देकर जो इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की। या ये कहा जाए कि हम लोग जो परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करने के पहले पूजा अर्चना करते हैं, तो ये बस्तर दशहरे की तीसरी जो रस्म थी बारसी उतरानी आज यहाँ संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं प्रदेश के सरगुजा संभाग में अब भी केवल 50% बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून सीजन में अब तक 1171 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत बारिश से 15% अधिक है। तो वहीं सरगुजा, बलरामपुर, बेमेतरा, कोरिया और जशपुर में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 30 सितंबर तक हालात में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो प्रदेश में 18 सितंबर को अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मुख्य रूप से बेमेतरा है और सरगुजा डिवीज़न के सभी ज़िले हैं जिसमें कि डिफिशेंट बने हुए हैं। यहाँ पर मानसून की बारिश है 20% या उससे ज़्यादा कमी है। सबसे कम जो बारिश है वो सरगुजा में ही हुआ है, जहाँ पर कि लगभग 55% के आसपास बारिश हुई है। बाकी जगह है वो ज़्यादा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर जशपुर से है, जहां एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पुल न होने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हुई नजर आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि शिशु संरक्षण माह के दौरान ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता बांस से बनी नाव में रस्सी के सहारे नदी पार कर रही हैं। तो घटना मनोरा के अलौरी गांव की बताई जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नदी पार करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए शनिवार का दिन स्कूलों में तय हो गया है। राज्य के स्कूलों में एक दिन पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लिए गए इस फैसले का छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ल ने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने एक दिन की जगह सभी 7 दिनों 5वीं तक छत्तीसगढ़ी पढ़ाने की मांग की है। तो वहीं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के जो है संरक्षक और छत्तीसगढ़ी भाषा के आंदोलन से जुड़े हुए नंदकिशोर शुक्ल जी।
शुक्ल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है उसका कितना असर आप देख रहे हैं? जो घोषणा वो करे हवे एक दिन के महतारी भाषा में समर्पित, तो वो जब पूरा 100 दिन हो 6 दिन हो है महतारी भाषा पूरा कामकाज जो पढ़ाई लिखाई, तो वह ज़्यादा अच्छा हो। ये कर हम स्वागत करत हन करे है। वहाँ खुद बोले हैं कि एक दिन पूरा लिखाई पढ़ाई या बोलाई ये हो है महतारी भाषा में। तो अभी जो किताब बन जाता हूँ जो वीडियो भेजे हवे तो कर से ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़ी ला अनुवाद के भाषा बना दिया गया हवे। तो अनुवाद के भाषा नहीं होना चाहिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी के अनुवाद छत्तीसगढ़ी में करें, वैसे ही गणित हवे ओकरो भी अनुवाद छत्तीसगढ़ी में करें। यानी द्विभाषी अगर कहीं केवल भाषा के लिए करे हवे तो गणित घलाव के द्विभाषी करें। और यही करके पूरा 5वीं कक्षा तक के सारा विषय जो है पहली से लेकर अगर द्विभाषा में पढ़ा तो दोनों भाषा में होना चाहिए। खाली हिंदी भर छत्तीसगढ़ी में हो गए और गणित जो है पूरा हिंदी रहेगी तो माध्यम तो नहीं हो। जबकि हमारे मुखिया जी 4 बार माध्यम की घोषणा करे हमें कि माध्यम हो है स्कूली शिक्षा, यानी छत्तीसगढ़ी में हो है, गोड़ी में हो है, गोड़ी में ऐसे वाले बात नहीं है। गोड़ी की हो है, गोड़ी के परीक्षा गोड़ी की पढ़ाई नहीं, छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई नहीं, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई ऐसे ढंग के हवा है। वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो निर्णय लिया है उसका। वो ये भी कह रहे हैं कि मुखिया है तो भरोसा है, यानी भूपेश है तो भरोसा है, जो टैगलाइन है उस पर विश्वास भी है उनको, लेकिन क्रियान्वयन जिस तरीके से होना चाहिए उसका क्रियान्वयन उस रूप में नहीं हो रहा है जैसे दिखना चाहिए ज़मीन पर। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। खबर बिलासपुर से है, जहां BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र 72 स्टेडियम बदहाल है। बदहाल हो रहे स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर खिलाड़ियों और एथलीट्स संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्टेडियम में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आवासीय खेल अकादमी के लिए एथलीट्स के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल खेल सुविधा देने के लिए साल 2006 में 68 करोड़ रुपए की लागत से बहतराई गांव में सर्व सुविधायुक्त राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी मिली थी। तो साल 2008 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट धीरे धीरे प्रशासनिक उदासीनता और राजनीति की भेंट चढ़ता गया। तो आज प्रोजेक्ट को शुरू हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसका निर्माण आधा अधूरा ही है और कई काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। तो स्टेडियम में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट भी टूटे फूटे हैं। सर, मैदान की स्थिति काफ़ी जर्ज है। वहाँ पे ना बाथरूम की सुविधा है, ना चेंजिंग रूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा हो रही है वहाँ पे। सर, अभी और आने वाले 29 से 31 अक्टूबर को वहाँ अंडर 23 का नेशनल होने वाला है, लेकिन हम लोग को वहाँ तैयारी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पे हम लोग को एंट्री, लोकल जो प्लेयर है यहाँ के, उन लोग को भी वहाँ एंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोग को। सर, वहाँ के और सबसे बड़ी समस्या सर ग्राउंड में सर मेंटेनेंस। सर, ग्राउंड के बीच में जो घास का ग्राउंड है सर, वहाँ पे घास की कटाई नहीं हो रही है। सर, बाहर में एक वार्म अप ग्राउंड है, वहाँ अभी कुछ मेंटेनेंस नहीं है। सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से बहतराई स्टेडियम में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का एक बहुत विशाल स्टेडियम बना है, जिसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। और वहाँ पर अभी एथलेटिक्स का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुआ है और वहाँ पर जो कमियां हैं उसको हम जो एथलेटिक्स संघ के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो माननीय कलेक्टर महोदय को बताने आए हैं और चाहते हैं कि इसका निदान हो। आज डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ से मुझे एक ज्ञापन मिला है। मुझे ये जानकारी भी मिली है कि हमको बिलासपुर को ये सौभाग्य मिला है कि हम नेशनल एथलेटिक जो कंपटीशन होता है वो हमको अक्टूबर के एंड में 30-31 को मिलेगा। उसमें चूँकि हमारा इनफैक्ट स्टेट का सबसे अच्छा सेंटर है बहतराई, पर वहाँ कुछ काम इनकम्प्लीट होने की वजह से, बहुत कोविड के टाइम में बंद रहने की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिनको हमको ठीक करना है, कुछ कमियां हैं जिनको हमको पूर्ति करनी है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।